हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। कल हम लोग जो है 70 तक देख चुके थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। कहता है कि मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है। तो देखिए 71 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी बी पॉजिटिव। तो मानव में रक्त ग्रुप बी पॉजिटिव वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए कि मानव में विभिन्न रक्त वर्ग के लोग जो है प्रतिशत में होते हैं। जैसे देखिए ओ प्लस जो है ये भारत में जो है ये प्रतिशत संख्या है 32.53%। ओ माइनस यानी ओ निगेटिव वाले हैं 2.03%। ए पॉजिटिव वाले हैं 21.8% और ए निगेटिव वाले हैं 1.36% और बी पॉजिटिव वाले हैं 32.09% और बी निगेटिव वाले हैं 2.01%। ए बी पॉजिटिव वाले भारत में जो इनकी प्रतिशत है ये 7.70% है। वहीं ए बी माइनस यानी ए बी निगेटिव वाले हैं 0.48%। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कहता है किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने जो है संतुलित आहार देने चाहिए। 72 का राइट आंसर होगा बी, यानी 3। तो किशोरों को प्रतिदिन 3 औसत मात्रा वाले संतुलित आहार देने चाहिए। किशोरों को प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी और किशोरियों को प्रतिदिन लगभग 2200 कैलोरी और किशोरों को लगभग 2500 से 3000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का 60 से 70%, प्रोटीन से 10 से 12% और वसा से कुल कैलोरी का 20 से 25% होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 73 का होगा डी, यानी पेट्रो रसायन। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल का निर्माण के लिए पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग को कच्चा माल पेट्रोलियम उत्पादों से प्राप्त होता है। ठीक है। और कच्चे तेल के आश्वन द्वारा जो है उत्पादित विभिन्न अंशों में से पेट्रोलियम गैस, नेफ्था, केरोसिन और गैस जो है तेल पेट्रो रसायन उद्योग के लिए प्रमुख फीड स्टॉक हैं। अब देखिए पेट्रो रसायन उत्पाद जो है वस्त्र, आवास निर्माण, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, घरेलू सामान, कृषि, बागवानी, सिंचाई, पैकेजिंग और चिकित्सा लगभग हर क्षेत्र को जो है कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु, एस्परजिल्स इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है। तो ये होता है बीजाणु द्वारा। ठीक है। तो देखिए कि शैवालों में 3 प्रकार में से प्रजनन क्रिया जो है किया जाता है। एक तो कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। मशरूम में सबसे अधिक जो है प्रोटीन पाया जाता है। एक कोशिकीय जीवों में जनन सामान्यतः अलैंगिक जनन द्वारा होता है। इसकी विभिन्न विधियां जो है निम्न है: द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, समसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन। बहुकोशिकीय जीवों में अधिकतर में जो है लैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित खाली स्थान होते हैं। 75 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? तो डी ऑप्शन, यानी कशेरुकी। ठीक है। क्या होता है? कशेरुकी। तो देखिए कि कहता है कि साइक्लोस्टोमेटा जो है जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। ठीक है। और कशेरुकियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है, जैसे मछलियों का वर्ग, एमीफीबिया, सरीसृप, एव्स और स्तनी जंतु। ठीक है। स्तनी जंतु। अब देखिए यहाँ देख लेते हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। मैथ का क्वेश्चन है
कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से इतना अधिक हो गया तो उधार ली गई राशि जो है थी। तो देखिए मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है मूलधन x है, ठीक है, मूलधन x है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये होगा x इंटू, अब देखिए कहता है 3 वर्ष के लिए 12%, तो 3 इंटू 12/100। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए 16%, तो 5 इंटू 16/100 प्लस फिर 8 वर्ष के लिए कह रहा है 8 वर्ष के पश्चात की समयावधि 20%, तो 8 इंटू 20/100, ठीक है। और ये जो है मूलधन से कितना, तो मूलधन से जो है 780 जो है अधिक है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 44/25x और माइनस x बराबर 780, ठीक है, 780, यानी ये हो जाएगा 19/25x बराबर 780, ठीक है। तो अब इसको जो है यानी x बराबर कितना होगा, तो 8000 सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 8000, यानी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने अधिक पर जो है नियत करे ताकि 12.5% की एक कटौती देने के उपरांत भी उसे 5% का लाभ हो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो है कहता है कि 12.5% की कटौती देने के उपरांत भी उसे 5% का लाभ हो। तो देखिए अभीष्ट वृद्धि प्रतिशत होगा 12.5 + 5 यानी वृद्धि बट्टा अंतर, ठीक है। तो कहता है वृद्धि बट्टा अंतर यानी 100 माइनस और 12.5% की क्या हो रहा है यहाँ पे कटौती, तो 12.5 इंटू कितना होगा, और देखिए इंटू हो जाएगा 100, ठीक है, ठीक है 100। तो एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य पर उसके क्रय मूल्य से कितने अधिक पर नियत करे कि 12.5% की एक कटौती देने के उपरांत 5% का लाभ हो। तो ये हो जाएगा 12.5 + 5/100 माइनस 12.5 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 17.5/87.5 इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 20%। क्या होगा, 20%, यानी इसका जो है बी ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपया है तथा इस पर 10% का बट्टा दिया जाता है। यदि असमय में दुकानदार 5% का एक अन्य बट्टा भी दे रहा है तो असमय में इसका विक्रय मूल्य होगा। तो देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य है 2100, ठीक है। फिर कहता है कि 10% का बट्टा दिया जाता है यानी 19/100। फिर देखिए 5% का जो है एक अन्य बट्टा दिया जाता है यानी 95/100, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1795.50, ठीक है, 1795.50, यानी इसका जो है बी ऑप्शन। क्या होगा, तो बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं जो है क्वेश्चन जो है यानी टेस्ट सीरीज क्वेश्चन 17 का 1 कहता है कि दीफू जो दर्रा है, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, ठीक है। दीफू दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन है हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी, बी ऑप्शन है अरुणाचल हिमालय, और सी ऑप्शन है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, डी ऑप्शन है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो देखिए दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल हिमालय में स्थित है यानी बी ऑप्शन। अब देखिए बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में है, बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंचाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में है, और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में है, रोहतास दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और माना दर्रा ये उत्तराखंड में है, और बुर्जिला
दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? सी ऑप्शन हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबी बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर संबलपुर जिले में अवस्थित है। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध है। ठीक है, 4800 मीटर। अब देखिए, सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सीमा पर अवस्थित है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 3 का राइट आंसर होगा बी, यानी 1968 में। भारत संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में ओम्बुड्समैन के नाम से स्थापित हुआ। भारत लोकपाल विधेयक 1968 से अनेक बार संसद में लाया गया जो पारित नहीं हो पा रहा था। 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया था। वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती भारत के लोकपाल हैं सितंबर 2023 के अनुसार। ठीक है, अब देखिए कि भारत में लोक प्रहरी बैंक क्षेत्र में 1995 में लाया गया था और लोक प्रहरी का कार्य ग्राहक को सुविधा उपलब्ध कराना और उनके समस्याओं का निदान करना है। राज्यों में लोकायुक्त पद भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार जो है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा फर्स्ट के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है? 4 का राइट आंसर होगा सी, ग्राम कचहरी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के धारा 90 की उपधारा फर्स्ट के अधीन ग्राम कचहरी की स्थापना हुई है। ग्राम कचहरी सरपंच पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है। ग्राम कचहरी का क्षेत्र ग्राम पंचायत होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? 5 का जो राइट आंसर होगा बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। तो 5 का देखिए कि संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से नहीं वरन नगर पालिकाओं से संबंधित है। अन्य तीनों कथन जो है पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। पंचायती राज अधिनियम 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा जो है संविधान में जोड़े गए हैं। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज के ढांचे का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, देखिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव हैं। संतोष यादव 1992 और 1993 में चढ़कर विश्व की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने की रिकॉर्ड बनाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुंको तेबई थी। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल है 1984 में। कामी रीता शेरपा 27वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता पाई है। ठीक है, अब देखिए कि एवरेस्ट पर जो है सर्वप्रथम 29 मई 1953 ईस्वी में न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी और नेपाल का जो है शेरपा तेंजिंग नोर्गे चढ़ने में सफलता पाया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है? 7 का राइट आंसर होगा सी, धर्म और नैतिकता। धर्म और नैतिकता गांधीवादी विचारधारा का मूलधारा है। महात्मा गांधी धर्म को राजनीतिक से जोड़कर देखते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक संवेदनशील और नैतिकता से जुड़ा होता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिए। गांधी जी सबसे अधिक
महत्व सत्य को दिए। गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो सितार एवं तबला का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तान के जो है शासन काल को देखा है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की पहली रचना किरान उल सादेन में है। अमीर खुसरो गयासुद्दीन तुगलक का भी दरबारी कवि था। नेक्स्ट है, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? तो डी ऑप्शन, मार्क्स। तो धर्म के बारे में मार्क्स का कथन था कि यह जनता के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स धर्म को राजनीति से अलग रखने के पक्ष में था। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। गांधी जी धर्म की राजनीति में अनिवार्य मानते थे। कार्ल मार्क्स जो है ये दास कैपिटल पुस्तक की रचना की है और ये प्रकाशित जो है 1867 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पतंजलि जो है इसके संकलन के लिए विख्यात है। 10 का होगा ए, योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि योग दर्शन के जनक है। प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त 6 दर्शन है। पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11, रजत क्रांति संबंधित है। तो दुग्ध उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध जो है किससे है? अंडा उत्पादन से, यानी डी ऑप्शन। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। ठीक है, वहीं देखिए श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। ठीक, और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। और रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तेलहन उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 12, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो 12 का राइट आंसर होगा डी, असम। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम में स्थित है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। नामदफा एवं माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में अवस्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में अवस्थित है। और रायमोना वन अभ्यारण्य असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है कि भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? 13 का राइट आंसर होगा डी, मिर्ज़ापुर। भारत का मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर जिले से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? 14 का ए, कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ। हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर हम्पी में है। हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर
स्थित है। वहाँ से विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का अवशेष प्राप्त हुआ है और कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा था। कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा था। बहमनी वंश की प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा था। बहमनी वंश की प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा। नेक्स्ट, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिए 1954 में स्थापित भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो इसका डी ऑप्शन। तो 1954 में स्थापित भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। भारत में कार्यरत परमाणु विद्युत केंद्रों में शामिल है तारापुर परमाणु विद्युत गृह जो महाराष्ट्र में है, राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावतभाटा राजस्थान में है, मद्रास परमाणु विद्युत केंद्र पलक्कम तमिलनाडु में है, नरोडा परमाणु विद्युत केंद्र जो है बुंदेल शहर उत्तर प्रदेश में है, काकरा पार परमाणु विद्युत केंद्र सूरत गुजरात में है, केगा परमाणु विद्युत केंद्र कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? सी ऑप्शन। तो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में भारत में जूट सबसे अधिक उत्पादन बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होती हैं। सुंदरवन का डेल्टा जूट उत्पादन के लिए विख्यात है। भारत बांग्लादेश जूट उत्पादन में एकाधिकार रखता है। भारत में प्रथम जूट कारखाना जो है रीसराम में 1855 में स्थापित हुआ। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। कहता नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? सी ऑप्शन, कॉफ़ी। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफ़ी की खेती होती है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं और जहाँ टोडा नामक जनजाति निवास करता है, यहाँ जो है चाय की खेती भी होती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर, प्रमुख स्थल ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है और भारत में छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती केरल राज्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 18 का ए। तो देखिए संस्कृत को 2004 में शास्त्रीय भाषा संबंधी सुमेलित सही नहीं है। संस्कृत भाषा के समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है प्रदान किया है। कब किया है? तो 2005 में। ठीक है। अब देखिए कि वैदिक काल में रचित ऋग्वेद को संस्कृत भाषा में रचित प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत में 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। पहला तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008 और तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़ीसा 2014। अनुच्छेद 351 में संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो इसका होगा ए ऑप्शन यानी 5। तो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड है। 10 अस्थायी देश जिनका चुनाव महासभा के द्वारा 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक था। ठीक है, 31 दिसंबर 2022। नेक्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 20 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में अवस्थित है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संतुलन में जो है सहयोग करता है तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ के वर्तमान प्रबंध निदेशक जो है ये बुल्गारिया के क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा हैं। ठीक है। उसके बाद जो है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।